कविता मुंबई के इस 5वें अंक में आप सभी का स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम आज का जो है कविता पाठ एवं वक्तव्य का है। आज हमारे आमंत्रित कवि हैं कलकत्ता से आदरणीय स्वपन नाग। आप बेसिकली बांग्ला कवि हैं और आज अपनी कविताओं के हिंदी अनुवाद आप प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय दिनेश अत्री आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं। आप हिंदी में लिखते हैं, हिंदी कवि हैं, सागर से आप हैं। और वक्तव्य के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय विनोद दास जी, जो कि एक लब्ध प्रतिष्ठ कवि, आलोचक एवं कला समीक्षक हैं। मूलतः मुंबई से ही हैं और अक्सर आजकल बेंगलोर में रहते हैं। और जो मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं जरा उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। मैं लिस्ट देखूं जरा। अनिल मकार जी हैं और जावेद शेख हैं और विनोद तिवारी, तो विनोद दास जी का ही मोबाइल एक्चुअली इस नाम से जहां तक गिरा था। तो आप सभी का स्वागत है। और मैं खुद की तरफ से, जो कि संचालक की भूमिका में हूँ, प्रशांत जैन, और इस चैनल के जो संयोजक हैं आदरणीय हृदयेश मयंक जी और डॉक्टर भूवनाथ पांडे जी, हम तीनों की तरफ से आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले मैं कविता पाठ के लिए आदरणीय स्वपन नाग जी को आमंत्रित करूंगा। उनका परिचय मैं दे दूं। जब मैंने उनसे बात की थी तो मुझे लगा था कि कम से कम उन्हें हिंदी में परिचय भेजने की बाध्यता न हो। मैं उनसे कहना चाहता था कि आपके पास इंग्लिश में हो तो वही भेज दीजिएगा, हम उसका उपयोग कर लेंगे, और ये मैं कहना भूल गया। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से हिंदी में उसको करके भेजा और बहुत ही एक विनम्र और बहुत ही एक पारदर्शी व्यक्तित्व उनका मुझे दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा सा परिचय उन्होंने लिखा है। उनकी हिंदी में है, मैं उसको थोड़ा ठीक करके बताने की कोशिश करूंगा। स्वपन जी का जन्म जो है हावड़ा जिले में एक गांव में हुआ 1957 में, और पढ़ाई भी गांव में हुई। और उसके बाद उन्होंने आईटीआई किया और आईटीआई के साथ साथ उन्होंने साइंस में बीएससी भी किया। कोलकाता में जो दमदम शहर है वहां से, सबर्बन एरिया है। और आप लिखते हैं कि गांव में जो प्रकृति के बीच में उनका जीवन बीता। उसके बाद उन्होंने 2 साल एक कारखाने में काम किया। कलकत्ता का जो एक सबर्ब है खिदिरपुर बंदर, यानी पोर्ट सिटी जिसको कहते हैं, वहां का एक विशिष्ट जो है शहरी चरित्र भी उन्होंने देखा और इस तरह से उनके अनुभवों को विस्तार मिला। 1983 में भारत सरकार की प्रतिरक्षा मंत्रालय में कानपुर में आपने नौकरी की शुरुआत की और 20 साल कानपुर में आप रहे। और उसके बाद 2002 में ईचापुर राइफल फैक्ट्री में आपका ट्रांसफर हो गया और 17 में आप रिटायर हुए। ईचापुर कलकत्ता का एक उपनगरीय इलाका है ना स्वपन जी? हाँ जी, बिल्कुल। जी जी। और तो आप लिखते हैं कि ये जो वैरायटी, जो एक्सपीरियंस की आपको मिली कलकत्ता, कानपुर और उसके बाद ईचापुर जैसा एक छोटा सा गांव या कस्बा कहे, तो आप खुद को बहुत भाग्यवान समझते हैं कि इतने अनुभव आपको जीवन में मिले। आपका जहां तक साहित्यिक सफर है, 1977 में आपने कविता फोल्डर का संपादन शुरू किया। उसका नाम था पल्लव। फोल्डर आप शायद पत्रिका को कहते हैं। और 1983 में कानपुर से प्रकाशित खेया पत्रिका से आप जुड़े, संपादन विभाग में रहे। तो स्वपन जी, ये पत्रिका खेया जो है बंगाली भाषा में थी या हिंदी में? जी जी, बांग्ला, कंप्लीट बांग्ला। कानपुर से निकलने वाली बांग्ला पत्रिका। और जी। कलकत्ता से प्रकाशित पत्रिका शब्द हरिण और ईचापुर से जो नवाबी पत्रिका जो प्रकाशित होती है, उसके संपादन से भी आप जुड़े रहे। आप लिखते हैं कि आपको कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी छोटी पत्रिकाओं ने, जिसे हम लघु पत्रिका हिंदी में कहते हैं, आपको कई बार पुरस्कृत किया गया। आप मूलतः कविता लिखते हैं और कोलकाता के देश गणशक्ति पत्रिका से शुरू करके नामी अनामी बहुत सी पत्रिकाओं में आपकी कविता प्रकाशित हुई है। आपके जो काव्य ग्रंथ हैं, 4 कविता संग्रह आपके हैं। इनके नाम इच्छे आमार वन का पासी माठ, स्थिर स्वप्ने जेगे आछी,
विषाद, ऐसे घर, डेंगे 6 और प्रिय 25। आपने रम्य कथा संग्रह आपके हैं, रम्य कथा यानी लघु कथा संग्रह, 2 संग्रह आपके हैं, ओनली फॉर तोमार जन्य और ठपेर गल। 2 अनुवाद की किताबें आपकी हैं। प्रिय 25 केदारनाथ सिंह की कविताओं का आपने बांग्ला में अनुवाद किया है, और प्रिय 25 भूपनाथ पांडे जी की हिंदी कविताओं का आपने बांग्ला में अनुवाद किया है। और कलकत्ता बुक फेयर 2025 में एक किताब आपकी और आने वाली है, जिसमें 15 हिंदी कहानीकारों की 15 कहानियों का आपने अनुवाद किया है। और एक और आपकी उपलब्धि है जो मुझे बाद में आपने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ शेयर किया था, जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। 1 दर्जन बंगाली कविताओं का की 12 कविताओं का अंदर बनियान पहननी चाहिए माँ। प्रत्युषा सरकार ने अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया है, तो उसका भी एक संग्रह प्रकाशित हो रहा है, जो कि अभी अभी नहीं है। तो आपको बधाई इस नए प्रकाशन के लिए स्वपन जी। आप लिखते हैं कि साहित्य चर्चा के अलावा आपको घूमना पसंद है, लेकिन आपने स्पेसिफाई किया है कि समुद्र नहीं पहाड़। शायद समुद्र के नजदीक बहुत रह लिया, पहाड़ ज्यादा पसंद है, और आसपास कोई छोटा सा गांव हो तो वहां भी आप उतना ही आनंद लेते हैं। बस गांव अनजाना होना चाहिए, अनजाने गांव में आप घूमना भटकना पसंद करते हैं। रविंद्र संगीत, शायद मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ, रविंद्र संगीत हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो भी आपको बहुत पसंद है। तो स्वपन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आपका जो बायोडाटा है या परिचय है वो भी बहुत एक तरह से रोचक है। और ये सरकारी पुरस्कार का क्या मामला है? मतलब पश्चिम बंगाल में भी सरकारी पुरस्कार मिलने में दिक्कतें हैं या क्या? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, देखिए, मैं विश्वास करता हूँ किसी भी पुरस्कार के लिए एक समझौता होता है। जी। चाहे पुरस्कार का जो जजमेंट टीम रहते हैं वो प्रपोज करते हैं, और एट द टाइम ऑफ प्रपोजल निश्चित रूप से पक्षपात होता है। जी, ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसी कारण मुझे पुरस्कार नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। मैं पुरस्कार का योग समझा ही नहीं हूँ। खैर, पश्चिम बंगाल में पर्टिकुलरली बांग्ला भाषा में इतनी सारे छोटे छोटे पत्रिकाएं हैं, शायद ही और किसी लैंग्वेज में इतने मैगजीन्स है, जिसको लिटिल मैगजीन कहा जाता। आप लघु पत्रिका, आप कभी भी अगर कलकत्ता पुस्तक मेला में आए तो देखिएगा कि लिटिल मैगजीन के लिए एक अलग सा पैविलियन बनता है। अच्छा। और हुआ कम से कम 500 लिटिल मैगजीन का मतलब मौका ही मिलता। इसके अलावा तो बहुत, हाँ, मैंने देखा है, मैं 7 साल मैंने देखा। जी जी जी, तो अनुभव कर रहे हैं कि वहाँ मिलता ही मौका बहुत कम मिलेगा। तो जिन लोगों का मौका मिलता, मौका नहीं मिलता, इसका संख्या कई गुना ज्यादा है। अच्छा, तो ये बहुत सारे लिटिल मैगजीन है, और मैं समझता हूँ कि जो एस्टेब्लिश्ड मैगजीन है उन लोगों का जो हिम्मत नहीं होता, जो सब्जेक्ट और जो आवाजें पब्लिश करने का हिम्मत नहीं होता, ये सारे छोटे मैगजीन्स के तरफ से ये होता, चाहे वो राष्ट्र के विरुद्ध हो, चाहे वो किसी एस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध हो। ये बांग्ला टोटल लिटरेचर मूवमेंट में लिटिल मैगजीन एक गर्व है, एक मतलब प्राउड करने वाला। यहाँ मैं थोड़ा इंटरव्यू करूंगा। मेरा ख्याल आप सत्ता के विरुद्ध कहना चाहते हैं, तो आपने गलती से राष्ट्र के विरुद्ध नहीं, मतलब जो भी कहें, अगर कोई किसी ने, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप राष्ट्र के विरुद्ध आवाज उठाएंगे आपके लेख में और आप राष्ट्र आपको पुरस्कृत करेंगे? अगर ऐसे होता, हाँ, अगर ऐसे ही होता तो वारवारा राव को जेल में बंद नहीं होना पड़ता। बिल्कुल सही उदाहरण तो बहुत, आजकल तो ऐसे उदाहरण बहुत हैं। अच्छा, एक छोटी सी जिज्ञासा, क्योंकि किसी बंगाली कवि से पहली मुलाकात है,
हम देखते हैं कि हिंदी, मराठी, गुजराती में गजल का इतिहास बहुत पुराना है। और क्या बांग्ला में भी गजल लिखी जाती गजल है? लिखे, बहुत सारे लिखे नहीं जाते, लेकिन कुछ अच्छा, कोशिश किया गया। और वो अच्छा, जितना ना पश्चिम बंगाल में, उससे ज्यादा बांग्लादेश में, अच्छा। बांग्लादेश में जो बांग्ला गजल लिखने का एक प्रयास चालू है। अच्छा, अच्छा। यहाँ हालांकि वो गुजराती और मराठी में तो बहुत है, हिंदी में तो है ही, नहीं, गुजराती मराठी में। लेकिन बांग्ला में व्यापक ये पेन है नहीं। जी। अच्छा, ठीक है। ये एक नई जानकारी है। बंगाल में गजल थोड़ी कम है। खैर, उर्दू गजलें या जो गजल जिसको हम कहते हैं, जगजीत सिंह, गुलाम अली, मेहदी हसन, उसके सुनने वाले बहुत होंगे, लेकिन वो सारी दुनिया में हाँ, ही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो स्वपन जी, अब अपना कविता पाठ शुरू करें। मैं बताऊं कि स्वपन जी की जो कविताएं हैं वो बांग्ला कविताएं हैं। उनका खुद ही उन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन अपनी तरह से किया, और उसके बाद भूपनाथ पांडे जी ने उसको फाइन करके, फिनिश करके वापस उन्हें भेजा। तो आज स्वपन जी के ही मुख से हम वो कविताएं सुनेंगे। स्वागत है स्वपन जी। तो शुरू करें। जी बिल्कुल। शुरू करने के पहले कविता मुंबई के सभी लोगों को, खासतौर से प्रशांत जी और हुबनाथ जी तो मेरे प्रिय कवि है ही, और साथ में जो लगे हुए सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं हिंदी से बांग्ला अनुवादी करता हूँ। अब ये एक उल्टा टास्क दे के हमें बहुत प्रेशर में रख दिए। हालांकि वो प्रेशर आखिर तक फील नहीं हुआ, वो प्रेशर से निकाल दिए हमारे उपनाथ जी। तो जो भी किया हूँ मैं पढ़ रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत शायद मेरी कविताएं सारी छोटी है, ठीक है। है। जी जी। पहली कविता की शीर्षक भूल जाऊंगा। भूल जाऊंगा पर सब कुछ भूला जा सकता है। कदम कदम पर बीतते जाते हैं दिन, कदम कदम पर तय होता है लंबा रास्ता। ज्योत्सना की याददाश्त रात के अंत की तरह धुंधली हो जाती है। बहुत सी बातें तो भूल गया हूं मैं, बचपन की दोपहरी भूल गई, अपने मृत पिता का चेहरा भी बेमालूम भूल गया हूं। नील लिफाफे में उसके पहले खत की खुशबू भूल जाऊंगा, पर सब कुछ भूला जा सकता है। दूसरी कविता, स्मृति की अभिव्यक्ति। मैं आपसे कल मिला था, पिछली शाम। जो शाम चली गई, क्या वो लौट आएगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम कल जो थे वो आज खो गए। इस प्रकार हमारा अंतिम दर्शन प्रतिदिन हो रहा है। आप आज जो है बस कल की छाया मात्र, स्मृति की अभिव्यक्ति। शिखा नहीं निर्माण। जो कुछ भी और टूटा हुआ आप देख रहे हो, जो कुछ भी है बिखरा हुआ, सब मेरा है। एक दिन इसे दोनों हाथों से तोड़ा है मैंने, बिना ये जाने कि निर्माण कैसे किया जाए। मैंने दिल तोड़ दिया, मैंने तोड़ दी है रात। मेरे आसपास चल रहा गलत तुकबंदी में जोर जोर से कविता पाठ, इसलिए मैंने ये सब तोड़ा।
तोड़ दिया है यादृच्छिक, चारों ओर बेतरतीब ढंग से उड़ता है कविता की विनाशकारी पराग। चारों ओर बेतरतीब ढंग से उड़ता है कविता का विनाशकारी पराग। जो कुछ भी आप देखते हैं, मैंने अपने हाथों से सब कुछ तोड़ दिया है। एक किशोरी रात गहरी हो सकती थी, एक शरीर परिपूर्णता का स्वाद समझ सकता है। सूरज का रंग चढ़ा हुआ था एक सुबह के चेहरे पर। मैंने उन सभी को बेरहमी से तोड़ दिया। इतने दिनों से तोड़ा जैसे कोई लड़का नदी किनारे खेल रहा है। वो तोड़ना चाहता है लहरों का उत्साह, रेत की मुलायम छाती पर रखना चाहता है लापरवाह कदम के निशान। अब तक तो मैं बस तोड़ने की लत से तोड़ता ही चला गया, पर शिखा नहीं निर्माण। बहुत वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत अच्छा। कविता आग। आइए मान ले कि लोग जो कुछ कह रहे हैं उनका कुछ भी नहीं देखा है आपने। आइए मान ले कि लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उनका कुछ भी नहीं देखा है आपने। सब शब्दों में गुथे हुए हैं, उस रहस्यमय जाल में उलझते जा रहे हैं आपके हर दिन और रातें। मान लिया जाए कि उससे आप बेहद परेशान हैं, करवट बदलते हुए फिर भी आप चिपक जाते हैं कमल विस्तार से। अपनी त्रिसीमाना में बिना कोई धुआं देखे आग का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। लेकिन आग, मुख सर्वभस्म करने वाली आग, यदि वास्तव में सर्वगासी जीव से आपका घेरना चाहते तो कहाँ जाएंगे आप? कौन से सुरक्षित छाया में? किसे बुलाएंगे? आपको धुएं के बारे में जिसने बताया उसके पास, लेकिन वो तो चला गया बहुत दूर, निष्पत्र वृक्ष के जंगल में। वहां से दावानल के पाठ लेकर वापस आते आते शाम चलने लगेगी रात की राह पर। फिर जब वो आएंगे लौटकर, टूटी हुई आवाज में कैसे सुनाएंगे उसे जलते हुए दिन, कड़वे एहसास की कहानी। आग स्वयं नहीं जली पर सब कुछ जला गई। अब जिस कविता मैं पढ़ने जा रहा हूं उसकी शीर्षक है रविंद्रनाथ समीपेशु। इसमें दो अलग अलग जगह पे दो पंक्ति बांग्ला। जरा म्यूट कीजिएगा, किसी का ये आवाज। भूमनाथ जी म्यूट करिएगा। तो दो जगह पे दो लाइनें हैं, बांग्ला है। और रविंद्रनाथ, बांग्ला में रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं, हालांकि अंग्रेजी या और किसी लैंग्वेज में टैगोर कहते हैं, लेकिन हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं। वही शिंदे जो महाराष्ट्र में है वही सिंधिया हो गए ग्वालियर जाके, बस अंग्रेजों की वजह से। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, ठाकुर ये शब्द बांग्ला में देवता समझा जाता। जी जी ठाकुर को पूजा किया जाता। ठाकुर जी। जी, तो इसी हिसाब से मैं तो व्यक्तिगत रूप से कोई किसी ठाकुर को मतलब रविन्द्रनाथ छोड़ के किसी ठाकुर को पूजा नहीं करता हूँ। हाँ, तो मेरे लिए रविन्द्रनाथ ही एकमात्र ठाकुर है।
तो पढ़ा जाए। रविंद्रनाथ समीपेशु। इस अंधेरे में चारों ओर जब अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, जब सारे चेहरे मुखौटे जैसे लगने लगे हैं, आज मैं किस साहस से गाना गाऊं। आलोकेर झरना धाराय धुइए दाओ। आलोक यानी प्रकाश कहाँ है ठाकुर? ये देखो, मैंने अपने भाई के खून से दोनों हाथ कैसे रंग लिया है, मातृभूमि को कैसे बना दिया भयंकर विध्वंस भूमि। आप इस रक्त रंजित जमीन पर खड़े होकर कौन सा गीत हमें सुनाएंगे? किस सुर में बांधेंगे अमल शब्द श्रृंखल? कोई धुन नहीं, कोई गान नहीं, अब रात के आंगन में केवल नगाड़े की अब रात के आंगन में केवल नगाड़े की सशक्त उपस्थिति है। लेकिन रात अभी भी टूटती है, आज भी चमकती है शुरुआती रंग की धूप। धूप के पीछे कौन सा चंडाल कोर हमें खतरे की ओर धकेलता है? आपको पता है? कुछ जानते हैं उसके बारे में? दोनों हाथ भाई के गर्म खून में भीगे हुए हैं। कौन से हाथ से मैं करूं प्रणाम? आज मैंने माफी मांगने भी क्षमता भी खो दिए हैं। আমার माथा নত करे दाओ। अगली कविता हमारा ईश्वर। हमारा ईश्वर मतलब मैं उसी को समझता हूं जो आश्चर्यजनक निरापद दूरी पर खड़े रहकर रात दिन हमारी देहों से चट रहा है नमक। अब तक हम उससे डरते रहे हैं। अपने पसीने से हमने उसके कोमल पैर धोए, सही समय पर की व्यवस्था नैवेद्य की, और तो और अपनी मेहनत की कमाई भी समर्पित की। इसी तरह हमारी नींद में, हमारे सपनों में बचा रहा है हमारा ईश्वर। उसकी रक्त रंजित आंखें दिन रात डराती है। हम इतने लंबाई से उससे डरते ही रहे हैं और इतने दिनों में बड़ा भाई मुद्रा में उठे हुए उसके हाथों के नीचे बड़ी आसानी से बीत चुके हैं हमारे दिन, हमारे रात। इतने समय से केवल हमने अपने सीने में आग जलाना ही सीखा, अपने ईश्वर से नफरत करने सीखा। हमारा ईश्वर मतलब मैं उसी को समझता हूं जो हमारी वजह से बिना किसी कारण शासन करता है। उसके अलावा हमारा कोई ईश्वर नहीं है। हम उससे डरते हैं। इतनी देर तक सुरक्षित दूरी पर खड़े रहकर वो हमारे आंसुओं और पसीने से खेलता रहा। अब हम उस दूरी को किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं रहने देंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। पक्ष, कविता का नाम पक्ष। जब भी कहिए सीधे कहिए, आकाश में बादल है, कहिए आकाश में बादल। पहाड़ पर सूरज चमक रहा है, कहिए पहाड़ों में धूप। आपको जो कहना है सीधा कहिए, बिना किसी अलंकार के, बिना किसी उपमा के। हम आप किसी भी उपमा में विश्वास नहीं करते। आप आमने सामने बात करने का, सीधे बात करने का समय है। रात को रात कहिए, दिन को दिन, प्रकाश को प्रकाश कहिए, अंधेरे को सिर्फ अंधेरा। झूठ बोलने का जरूरत नहीं, सच बताइए। हम आगे आपसे मिले और देखे कि आपके स्वभाव और वाक् संरचना
बिना किसी चतुराई हमसे सीधे संपर्क कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वही आप वास्तव में कहना चाहते हैं। अगर हमें ये पसंद है, अगर हमें ये पसंद आया तो आपको बता दूं कि आप हमारे अपने हो। आइए, हाथ पैर धोकर हमारे घर आइए, बिना शर्त प्रवेश करें हमारी कहानियों में। और अगर आप कोई और हैं, अन्य, यानी हम में से कोई नहीं, तब स्पष्ट कर दूं, हमने आप पर भरोसा किया, इस गलती के लिए माफी मांगता हूं। बहुत अच्छा। बहुत 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 खूब। इसीलिए बहुत बढ़िया सर। टाइम है और पढ़ सकता हूं। हाँ ठीक है, एक छोटी सी कविता सुना दीजिए। समय तो लगभग हो गया है। ठीक है, इस कविता को 1 2 3 4 करके छोटी छोटी में बांटा हुआ है। बातों बातों में एक, मैं सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कोर्ट में खड़े होकर जब कोई अपराधी ऐसी शपथ लेता है, तब कौन नहीं जानता कि वो खुद को बचाने के लिए सच नहीं बताएगा। आप ये जानते हैं, ये तो मैं भी जानता हूं, काली पोशाक के वकील भी जानते हैं, और तो और जज को भी पता है। जस्टिसिया, उनके एक हाथ में तराजू और आंखों पर पट्टी बांधी हुई और एक हाथ में तलवार, अवाक खड़े होकर सोचा, इस खेल के नियमों को बदलने की जरूरत है। 2, का नेता ने खा नेता को चोर कह दिया। खा ने कहा गद्दार। नेता खा को नेता गा लालची कहते हैं। नेता खा और घा दोनों ने एक साथ कहा बेईमान। घा और का नेता रोज झगड़ते हैं। ये दोनों गा और खा नेताओं से लोगों को बचे रहने की सलाह भी देते हैं। का, खा, गा, घा सभी नेता जनता का जनार्दन कहते हैं, लोगों के पक्ष में होने की बात करते हैं। नेताओं के बाजार में कैसी बेबस है ये जनता, उनमें से ही एक को चुनना होता। 3, अगर मैं ना होता तो भगवान खुश। यदि आप नहीं होते तो अल्लाह हवा। इस फुस और हवा का अर्थ है अस्तित्वहीनता, अर्थात यदि हम नहीं रहेंगे तो ईश्वर और अल्लाह वो भी गायब हो जाएंगे। अगर आप भगवान के बारे में सोचते हैं, अगर आप अल्लाह के बारे में सोचते हैं, पर दुख की बात यह है कि ये हम पर कितना निर्भर करते हैं। क्या बात। पिताजी ने कहा, कविता लिखने से कुछ नहीं होगा। माँ कहती थी, ये बकवास लिखने के बजाय कुछ करो। मेरी खूबसूरत प्रेमिका ने कहा, मैं आ सकती हूं अगर तुम कविता लिखना बंद कर दो। पिता की कई साल पहले मौत हो चुका है। मेरी माँ मेरी बेरोजगार जिंदगी देखकर निराश होकर ऐसे देश में चली गई जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। प्रेमिका की अब विदेश में शादी हो गई है। अब मैं दोस्तों से घिरा हुआ है, साथ में कविता और साथ में है युधिष्ठिर के वफादार कुत्ते जैसी गरीबी।
वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविताएं रही आप। मैं आखिर ये कविता हाँ, पढ़ लेता हूँ, साथ साथ इसका शिरोनाम जैसे है ऐसे ही। एक क्षमा कीजिएगा। जैसे इच्छा लिखने से ही अगर कविता होती, तो इस मुहूर्त पर एक कविता की जन्म लग्न का साक्षी होने का गौरव अर्जित करते हैं आप लोग। कविता के जन्म को देखने का गौरव आपने हासिल कर लिया है। आपकी महिमा से मेरी भी महिमा है। इस बार लय के नियम से मुक्ति के साथ आइए हम फिर से सरल बने, कविता की अपनी भाषा में खुलकर बातें करें। आज हमारी आवाज में वस्तुतः कोई गीत नहीं है, आज हमारी आवाज में कोई चीख भी नहीं है। पूरे गैर फूल अवधि के दौरान इसलिए हमारे बगीचे में कोई फूलों का त्योहार भी नहीं है। केवल एक अद्भुत समझौते की जादुई रोशनी में हमारी आंखों के पार एक निद्रा उतरने वाली है। कोई स्वर नहीं, कोई सुर नहीं, हमें परेशान नहीं करता, हमें हिलाता नहीं। बंजर पेड़ के नीचे देखो, हम सभी किस प्रकार की सुरक्षा की तलाश में हैं। अगर यही जिंदगी है तो मैं क्षमा चाहता हूं। अगर ये कविता है तो मुझे माफ कर देना। बहुत सुंदर, धन्यवाद। शानदार कविता रही स्वपन जी। और आमतौर पे कहा जाता है कि आजकल देखिए कवि एक तरह से जब से फेसबुक आया है, कवियों की तादाद भी बहुत बढ़ी है, स्त्री कवि पुरुष कवि जो भी है। और एक साथ में ये भी कहा जाता है कि एक मोनोटनी है इनकी कविताओं में, यानी कोई वैयक्तिक छाप कविता में नहीं दिखती। आप अलग अलग कवियों की कविताएं पढ़े तो पता ही नहीं चलता है किसकी है, लगभग एक जैसी लगती है। जी जी तो जी माहौल में मैं यानी भूपनाथ जी का यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा कि उनका ये आइडिया था कि दूसरी भाषाओं के कवियों को भी हम शामिल करें इसमें। अब जैसे मराठी आ चुके हैं, आप आ गए, या उर्दू कवि अगली बार आएंगे, तो ये अनुवाद साहित्य का जो महत्व है अपने आप में वो यहाँ पे परिलक्षित होता है। एक अलग तरह का अप्रोच कविता के प्रति और टेस्ट जो लिखने वालों का है। भले ही आप हिंदी में उसको सुना रहे हैं, लेकिन मूल तो बांग्ला है। और हमारे विनोद दास जी तो अनुवाद में बहुत ही सक्रिय हैं। विश्व भर की कविताओं का अनुवाद वो हिंदी में प्रस्तुत करते हैं और काफी समय देते हैं अनुवाद को, मेहनत करते हैं, और हम सबको परिचित कराते हैं विभिन्न भाषाओं की कविताओं से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वपन जी इस प्रभावी कविता पाठ के लिए। अब मैं आज के दूसरे कवि आदरणीय दिनेश अत्री जी को आमंत्रित करता हूं। आपका मैं परिचय दे दूं। माता श्रीमती श्यामा अत्री एवं पिता श्री श्रीराम अत्री के सुपुत्र आप हैं, और आपका जन्म जो है 1949 में बनारस में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा चंदौसी जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुई, एवं एमए और पीएचडी जो है आपने सागर यूनिवर्सिटी से किया, बॉटनी में, वनस्पति शास्त्र में। और फिर 44 साल तक आपने उसी बॉटनी डिपार्टमेंट में पढ़ाया सागर यूनिवर्सिटी में, और प्रोफेसर और हेड के तौर पर आप रिटायर हुए। और विज्ञान के विद्यार्थी आप रहे हैं, लेकिन कला, साहित्य, दर्शन और आध्यात्म में भी आपकी हमेशा रुचि रही है। एक रोचक बात है, 42 साल की उम्र में आपने कविता लिखना शुरू किया। पहले कहानी लिखी और बाद में कविता, यानी 42 साल तक प्रसुप्त रहा यह सब कुछ, और फिर शुरुआत हुई। आपकी कहानी कविताएं सभी चर्चित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। साक्षात्कार, समकालीन भारतीय साहित्य, वागर्त, पहल, रचना समय, वसुधा समावर्तन, बहुत सारी सभी प्रमुख पत्रिकाएं इसमें शामिल हैं। कुछ अमेरिका और न्यूजीलैंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में भी आप आए हैं। आपके 2 संग्रह हैं, रिबन की पीली पंखुड़ी और कबाड़ में ट्यूबलाइट। और इस तरह से जो आज हम आपका कविता पाठ सुनने वाले हैं, इस तरह से तो कई बार आपने प्रस्तुतियां दी हैं सोशल मीडिया पर। इस बीच सांस्कृतिक समिति
बुनियाद सांस्कृतिक समिति की पत्रिका बुनियाद का अनियतकालीन संपादन भी आपने किया, और 2013 और 14 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के राजभाषा प्रकोष्ठ की वार्षिक पत्रिका भाषा भारती के भी आप संपादक रहे, और श्रुति मुद्रा एक सांस्कृतिक समिति है, उसके आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो दिनेश जी, स्वागत है आपका इस सभा। धन्यवाद जी। और कविता पाठ आप करें, लेकिन थोड़ा अपनी तरफ से कुछ कहें आत्मकथ्य के रूप में। वो बीच बीच में कहते जाएंगे। जी चलेगा, ठीक है सर। आप जब लगेगा तो कहते जाएंगे। लेकिन हम एक जरूर पूछूंगा कि 42 सालों तक आप इंतजार करते रहे और कविता बाहर नहीं आई थी, तो किस रूप में थी? अंदर किसी न किसी रूप में तो थी। तो मैं बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत करिए। ऐसा है कि उदय प्रकाश हुआ करते थे एक समय सागर में। जी जी। और ये 1973-74 की बात है। उस समय मार्क्सिस्ट लिटरेचर पढ़ना शुरू किया था, और उदय प्रकाश जी ने एक पुस्तक मुझे भेंट की थी। तो कविता की पुस्तक थी धर्मवीर भारती की। तो शायद उसके प्रभाव में और कुछ मार्क्सवादी साहित्य पढ़ने के, दोनों के मिले जुले प्रभाव में पहली कविता मैंने 25 साल की उम्र में लिखी जी। और मैं उसको भूल गया कि मैंने तक कोई कविता लिखी थी। अब उसके बाद तो बहुत समय निकल गया। फिर संक्रांति का जो त्योहार है 1991 में संक्रांति के दिन फिर कविता लिखी। उसके बाद निरंतर कुछ वर्ष लिखे, फिर उसके बाद बड़ा गैप भी आया, फिर कुछ लिखी, फिर गैप है। अभी तो भयंकर गैप चल रहा है। तो इस गैप में हम आपके सामने बातचीत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे अपनी कविता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। स्वागत है। पहली कविता है, अब हंसी से बात शुरू करते हैं। वह एक हंसी हंसा। कविता का शीर्षक है वो एक हंसी हंसा। बीड़ी बनाते बनाते वो एक हंसी हंसा, खाली खलल में मूसल बजा। जैसे तेल की खाली कुप्पी, कनस्तर पेंदी में जिसकी चुटकी भर धुन, 2 जून अन्न बाकी हवा संध। जैसे कनस्तर नहीं पेट, जैसे बहुत कम जर्दा बीड़ी का कश, सीले पटाखे सा फुस, चुग गए तेल सी लालटेन सा भक्त, वो एक खाली नल की टोटी हंसा। बहुत बहुत जैसे दियाबान में सांगल, किसान की मौत पर बैलों की घंटियां, हूबहू जैसे बजे थे उसके पिता, उनके पिता, और बचे नहीं। बीड़ी बनाते बनाते वो हंसा एक हंसी। ये दूसरी कविता है चीख। सुनाई नहीं पड़ती कितनी भी हो तेज, रात के सन्नाटे में और भी। पड़ोस में पर्दे गिरने लगते हैं, खिड़कियां हो जाती हैं बंद, बुझ जाती हैं बत्तियां। कुछ चीजें कितने काम की हैं, वक्त पर ही चलता है पता। जैसे पर्दे गिरने के काम आते हैं, बंद होने की खिड़कियां, बुझने के काम आती हैं बत्तियां। रात के सन्नाटे में सुनाई नहीं देने के काम आती है चीख। क्या बात, बहुत। अब इसका एक विपर्य है इस कविता का, छोटा सा है। बाज वक्त बदहवास हो जाती है चीजें, बाज वक्त बदहवास हो जाती है चीजें। पर्दे उठने लगते हैं, खुलने लगती हैं खिड़कियां, जिन दहाड़े जल उठती हैं बत्तियां। कितनी भी हो धीमी सुनाई पड़ती है राजा की चीख, कितनी भी हो धीमी सुनाई है राजा की चीख। दुलते बिजना से हरम में गिरता है पर। इसी का
एक कविता है नींद। नींद के छोटे छोटे हिस्से हैं। वो जागा पर सोया रहा उसका हाथ। वो जागा पर सोया रहा उसका हाथ। ताज्जुब देखता रहा कुछ देर, फिर गया सोच में पड़। हाथ उससे ज्यादा सोएगा। नना वो ले रहा होगा आगे की नींद। वो सपने अधिक देखेगा। आगे के भी सपने आएंगे उसे। उसे हाथ से ईर्ष्या हुई। तकिया बना रात टिकाई था जिससे सिर। कम वक्त ये वही हाथ था। क्या बात। जिनके हाथ अक्सर सिरों का तकिया बना करते हैं, जिनके हाथ अक्सर सिरों का तकिया बना करते हैं, क्या वे भी ले पाते हैं आगे की नींद? देख पाते हैं आगे का सपना? सुबह होगी, उठेंगे वे। उनके हाथों में ब्रश नहीं होगा। वे पोत रहे होंगे किसी दीवार पर कलई। कंठ से कामोद नहीं उठेगा। घरघराएगा सीने में धुआं। रात सोएंगे जब, उनके हाथ अक्सर तकिया बने होंगे उन नन्ही आंखों का जिन्हें मालूम नहीं कि जो देखती हैं सपना है, सिर्फ सपना। तीसरा हिस्सा। कंकड़ थोड़े नरम हो सिरहाने, बोतलें कम टूटी हो पैताने, थोड़ी डूब हो थोड़ी छांव। दीवार उठाते जब थक जाए हाथ, सुस्ताएं पत्थरों की तराश में। यही है खुरदरे हाथों का सपना। कौन सी हस्त मुद्राएं हैं ये? गल्पदम, तांगुल, कराल? क्या है इनकी सीरत? उल्लेख नहीं शास्त्रों में। मौन है विद्वज्जन, देवता, भक्त। क्या बात। पर हाथ है कि थमते नहीं। पर हाथ है कि थमते नहीं। वे पोत रहे दीवार पर सपना। विलंबित तो कभी द्रुत, छत पर कलई झक। हाथ कहीं है, पांव कहीं, ललाट कहीं और। निगाहें अपलक समाधिस्थ, ऊंची के आघात का संगीत। लास्यमय देह भंगिमाएं, अर्धवलयित कलाइयां। मुख से झरती बुंदेली विरह गीतों की बंदिशें। बीड़ी के कश और कश्मकश सब हैं एकाकार, लयबद्ध। मकबूल फिदा रच रहे भित्ति चित्र। स्वामीनाथन आंक रहे कैनवस। तबले पर किशन महाराज रच रहे परन। आलाप ले रहे भीमसेन जोशी। झाले में है अकबर अली। झाले में है अली अकबर। भवन बन चुका और गहरी नींद में सोकर जग गया है वो। हस्बे मामूल कुछ देर से जगेगा उसका हाथ। और इससे पहले कि वो ले रहा हो आगे की नींद, देख रहा हो आगे का सपना, काबिज हो चुके हैं भवन में हमारे कवि मित्र नरेश सक्सेना। उन्हें तो बस उसी में रहना। क्या बात। कविता है एक घर हो। एक घर हो, भले ही सोने के लिए फिर फुटपाथ, पार्क या प्लेटफॉर्म पर गुजारनी पड़े रात। ढाबे पर मिटाई जाए भूख, पीने को शीतल प्याऊ जल। घर जिसकी खत गई दीवार पर। खत गई का मतलब जो समय के साथ में दीवारें कमजोर हो जाती हैं उसको यहाँ बुंदेलखंडी में बोलते हैं खत जाना। घर जिसकी खत गई दीवार पर स्कूल जाता बच्चा, खड़िया चाक से लिखे ढ से घर। और नजर पड़ते मास्टर सुधार दे। गिल्ली से तड़क गया हो खिड़की का कांच, गेंद की तरह टपटपाता अंदर चले आए बच्चा। तुतला कर कहे अंकल गेंद। जहाँ पड़ोस में साकल अपने यहाँ बच्ची सुनाई दे। इत्मीनान से सौंप जाए पड़ोसी घर की चाबियों का गुच्छा। हमारा दूध औटा के रख ले जाए बेहिचक दही जामन। त्रिलोचन की कविताओं का संकलन। छूट गया हो आंगन में एक आध गड़ा, पीक आए पीपल, बच जाए थोड़ा सा जल, थोड़ा सा कलोल परिंदों के लिए। परिंदा आए गुलब्बर में कहीं रख ले घरौंदा। भटक आए तिसुरते पिल्ले को गर्माहट का आसरा, आतिथ्य का घर हो। जहाँ छू सकें छुल सकें, हिलमिल गुल बह सकें। पहाड़ पर जैसे भेड़ों की रेवड़, अंटार्कटिक में पेंगुइन, स्पर्श का घर हो। आए सब आती है जैसे धूल, धूप, हवा, बारिश, गंध, ध्वनि। प्रिय की याद, ठुकी न हो नेम प्लेट, नैनन सने हो। जहां से जाना हो कहीं,
जहां लौट पड़ी हो जल्दी, रात दिन चिंता न हो कि नहीं है घर, कच्चा मिट्टी का हो, एक ठो हो, ताकि मरने के बाद मिट्टी न उठाए जाने का न डर हो, एक घर हो। अच्छी कविता। और जब हम छोड़ देते हैं एक दूसरे का साथ, स्वागत। जब हम छोड़ देते हैं एक दूसरे का साथ, छूट जाती है वे जगह भी जहां हम थे साथ। छूट जाती है पार्क के कोने की टूटी हुई बेंच, घाटी के अचानक मोड़ पर इमली तले कैथे की चटनी के साथ गर्मा गर्म मगोड़ियों का ढाबा, खंडहर की काई लगी दीवार पर पुरेजे हर्फ, टेकरी पर बसे हनुमान मंदिर से फूटती मध्यम रोशनी और लोबान की गंध में डूबी घंटियां, कोहरे में डूबी झील में कश्ती की चांदनी रातें, सितार में उलझे चांद को सिवार में उलझे चांद को संवारती पतझड़ की छप छप, चप्पुओं से टकराती मल्लाहों की बस्ती से उठती मीठी ताने, दौड़कर पकड़ने पर छूट गई बस की सीट पर स्कार्फ, पुस्तकालय की दूसरी मंजिल की तीसरी शेल्फ पर बाएं से छठी किताब के 37वें पृष्ठ पर दबी रिबन की पीली पंखुड़ी, और वे तमाम तयशुदा जगह दी जाती है छूट जब हम छोड़ देते हैं एक दूसरे का साथ। बहुत अच्छा। ये कविता है महाभिनिष्क्रमण। बहुत थकान थी, थकान मिटाने दूर दूर तक कुछ नहीं के बीच एक वृक्ष की छाया थी, वृक्ष के बाहर की छाया, बाहर की थकान मिटाने को थी, भीतर की थकान मिटाने अंतर की छाया नहीं थी। अंतर की थकान भूगोल या इतिहास की नहीं, जीवन की थकान थी। सकल चराचर सृष्टियों से विचर कभी वापस न लौट पा सकने बराबर असंभव दूरी पर चलते चले आने और चलते चले जाने की अंतहीन अनवरत काल यात्रा, जन्म जन्मा की अतृप्त भूख की तरह, भूगोल या इतिहास की नहीं, जीवन की चिरंतन भूख। पाथे के लिए झरबेरी में बेर बहुत थे, पाथे के लिए झरबेरी में बेर बहुत थे, आत्मा की भूख मिटाने कोई शबरी नहीं थी, आत्मा की भूख अंतर की थकान की तरह थी, अंतर की थकान मिटाने कोई शबरी छाया नहीं। बहुत सुंदर। आपने बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कविता है समय। भूरी ने पिल्लों को जना। हमारे यहाँ भूरी शब्द जब बोल देते हैं तो इसका मतलब कुटिया से होता है, लेकिन ज्यादातर लोग नाम रखते भूरी। तो भूरी ने पिल्लों को जना, क्या समय था ठीक से याद नहीं, पर शायद रात रानी पर 2 कलियों का खिलना बजकर 3 पत्तियों का गिरना बजा था, कनेर के फूल पर 2 तितलियों का मंडराना, चिड़िया के लौटने पर नीड़ की चहचह, कोया से बाहर आते कीड़े की कुलबुल, महुए की थाप पर धूल का घाघरा उठाए हवा का नाच, कथक के घर से सहसा एक नूपुर का बिछोह, और करती चाटती शताब्दी का रह रह के रवाना। यहाँ ये करते जो शब्द है ये गाय के बछड़े या बछिया के लिए है, जिसमें मरने के उपरांत उसकी खाल में भूसा भर देते हैं और हम गाय से दूध निकालते हैं, इसको बोलते हैं करती। तो कत्थक के घर से सहसा एक नूपुर का बिछोह, बिजू का चाटती, बिजू का लिखा था पहले, गलत शब्द है ये, करती चाटती शताब्दी का रह रह के रवाना, या फिर बांध के उठान पर 400 गांव के डूब में आने का वक्त। पेज नंबर 2। एक
थोड़ी सी जगह थी, हम दोनों के पास आ गए, बहुत हो गई। थोड़ी सी जगह थी, हम दोनों के पास बहुत हो गई कि 6 कदम की दूरी 7 कदम के फासले पर थी। गाड़ी में एक पैर पर चला जाता आदमी दोनों पर हुआ, फिर बैठ गया। इस बैठ गया की खुशी में भूख से एक रोटी कम खाने पर लगा, एक रोटी ज्यादा खा गया। 33वें दांत की जगह होने को हुई, 33वें दांत होने की जगह हुई कि मुंह में ज्यादा हंसी आ गई। पेड़ पर एक अलहदा पत्ती की जगह थी, अलहदा फूल पर एक अलहदा पंखुड़ी, अलहदा पर की गिलहरी की शाख पर कुछ ज्यादा दूर तक चले गए आकाश के नीचे, कुछ ज्यादा देर तक धूप, नदी में कुछ ज्यादा गीली, नमतर बालुई किनारों पर, चट्टान पर सूखी ज्यादा, पहाड़ ज्यादा चढ़ी उतरी की शाम हो गई। ज्यादा हुई शाम में एक आध ज्यादा सिला जूता मोची ने, ज्यादा हुई शाम में एक आध ज्यादा सिला जूता मोची ने। बच्चे की फीस हो गई, ड्रेस हो गई, एक किताब हो गई की जगह पर पढ़ाई हो गई। उम्मीद हो गई कि शायद कबूल हो जाए, कुछ मौन प्रार्थना है, स्वप्न, कुछ ज्यादा प्रगाढ़ मनुष्य, कुछ ज्यादा संसार। दूर होने बराबर की जगह से नष्ट होने को थी दुनिया, दूर होने बराबर की जगह से नष्ट होने को थी दुनिया। बहुत हो गई थोड़ी जगह से, शायद बच जाए। बहुत अच्छा। अब ये हम सब लोगों की पसंदीदा नायिका हैं मीना कुमारी जी, तो उनकी स्मृति में लिखा है एक कविता, मीना कुमारी। पहले मैं देखूंगा गीजा का पिरामिड, पहले मैं देखूंगा गीजा का पिरामिड, पर उससे पहले बेबीलोन के झूलते बागीचे, बल्कि ओलंपिया में ग्रीक देवताओं के पिता जियस की भव्य प्रतिमा। शायद उससे पहले मैं देखना चाहूं चीन की दीवार या कि एफिल की मीनार, पर सबसे पहले तो मैं देखूंगा ताजमहल। पर मैं कैसे छोड़ दूं पल्ली मारान के गोशे गोशे में बसी कासिम जान की मीनारों गुंबदों की तंगलियों को, कैसे छोड़ दूं कासिम जान की मीनारों गुंबदों तंगलियों फस, जहां एक गमजदा दीवान का परिंदा रह फड़फड़ाता है। वैसे सच कहूं तो राज की बात यह है कि सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा वीरान खंडारात, सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा वीरान खंडारात। वीरान खंडारात में पोशीदा वो हवेली जिसकी 4 दीवारी में दफन एक बीवी की बेचैन रूह अंगूठे से संस्पर्शित जल में अपने साहब के दीदार की एक झलक पाने आज भी तड़प रही है। पर यह मैं सबसे पहले नहीं देखूंगा, वो कि मैं सबसे पहले ये देखूंगा तो उसके बाद फिर कुछ नहीं देख पाऊंगा। देखिए बहुत छोटी सी कविता है, जुगत। नाखून काटने की जरूरत थी, नाखून काटने की जरूरत थी और नेल कटर था कि मिल ही नहीं रहा। ढूंढा यहां वहां असंभावित जगहों पर भी, पर वो दिखने से छिपता रहा। दरअसल नन्ही चीजें इतनी भी नाचीज नहीं, दरअसल नन्ही चीजें इतनी भी नाचीज नहीं, वे छिपती नहीं, इस्तेमाल होने से खुद को बचाती। एक बार हम बम्बई गए हुए थे, करीब 1 आध हफ्ते बम्बई रुकना हुआ। तो रात को जब हम खामोश शहर जब हो जाता है तो निकलते थे, कुछ दृश्य थे, उसमें से एक दृश्य को मैंने अपनी कार में बैठे एक दृश्य देखा। नफासत इसका टाइटल है, नफासत। सोए हुए शहर के बंद होटल की सीढ़ी पर, सोए हुए शहर के बंद होटल की सीढ़ी पर
बेसुध लड़का सोए हुए शहर के बंद होटल की सीढ़ी पर, बेसुध लड़का एक निर्वस्त्र, मैं उसे चंद शब्दों के पैबंद से ढक देता हूं। खरगोश खरगोश हौले हौले खर खर, हौले हौले खर खर, सड़क पार करता कागज का टुकड़ा, रौंद गया ट्रक जैसे कागज का टुकड़ा, हौले हौले खर खर, सड़क पार करता कागज का टुकड़ा, रौंद गया ट्रक जैसे कागज का टुकड़ा। शीर्षक है खरगोश। एक छोटी सी कविता और है। भूख, अटा पड़ा है कमरा, जगह नहीं कि खोल सके किताब, अटा पड़ा है कमरा, जगह नहीं कि खोल सके किताब, ध्यान ही नहीं गया वो कब आई मेजपोश पर गिरा गई चाय, ध्यान ही नहीं गया वो कब आई मेजपोश पर गिरा गई चाय, गुलब्बर में उलट पुलट करती रही बरसों पुराने खिलौने, प्रेम जड़ी युवती की बेड़ी में गूंथ गई पुष्प, रख गई कोने में झिलपिल अल्पना चुपचाप, दीवार घड़ी के कांटों के बीच थोड़ा सा अवकाश, जाते जाते उलट गई किताब का पहला वर्क, जगह नहीं थी कि पढ़ सके कुछ देर बंद रखे किताब। मेरे ख्याल से कितना समय है? 20 मिनट हो गए, समय तो हो गया। आखिरी पढ़ दूं? पढ़। जख्म जख्म, ये पिता की स्मृति में लिखी कविता है। जख्म, यूं तो पिता लिबास ही नहीं मिजाज से भी रंगीन थे, यूं तो पिता लिबास ही नहीं मिजाज से भी रंगीन थे, पर आखिर आखिर में उन्होंने चुना सफेद, अंत अंत में तो एकदम झक, सफेद फर्श, सफेद दीवारें, सफेद पर्दे, सफेद ड्रिप, सफेद हायर, सफेद नर्स, सफेद डॉक्टर, यहाँ तक कि सन्नाटे से उगती गुंगवाती सफेद आवाजें। 5 दिन आईसीयू और प्राइवेट वार्ड में बिताने के उपरांत जब वो लौटे घर, तो उन्होंने पसंद नहीं किया पलंग पर गांव तकिए का रहना, बिना नानो कर लेट गए फर्श पर, सफेद चादर लपेट, बगल में चल रही तमाम घटनाओं से सर्वथा अविचलित, अनभिज्ञ, निष्प्रह, निर्विकार। सहसा मेरी निगाह गई पैताने, सहसा मेरी निगाह गई पैताने, खिसकी हुई चाय दे रहा टखने का जख्म, वही जो भरा नहीं था वो की सोजिश पहले से जरा कम, कुछ और समय चलती रहती मरम पट्टी तो भर जाता। अब वो टकटकी लगाए देखने लगा मेरी ओर, पिता नहीं थे मगर वो था, चिंगाता हुआ सीख गए उर्दू, अरे सीख ली फारसी, सीखे तो बस यही कि अगली दफा अगली बार। मरने से ठीक पहले सरसाम की हालत में उनके दाहिने हाथ की उंगलियां पेन पकड़ने की मुद्रा में हवा के पन्नों पर लिखती रही, हस्ब मामूल कुछ न कुछ, ठीक यही तो करते रहे वो अपने अंत समय। इतनी रकम बालिका विद्यालय को, इतनी अनाथालय और वृद्धाश्रम, इतनी मंदिर जहाँ खुदवा देना अपनी माँ के साथ मेरा नाम, और बाकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह की खातिर। 32 साल में 90 रुपए से शुरू हुई पेंशन का आखिरी हिसाब किताब ऐसे लगा ठिकाने। अपलक तीखी निगाह से अभी भी घूर रहा वो मुझे, अपलक तीखी निगाह से अभी भी घूर रहा है मुझे, जैसे जख्म न हो आंख हो, जैसे जख्म न हो आंख हो। मैंने हौले से चादर से उसे ढांप दिया। अंतिम यात्रा में पिता के साथ वो भी रहा, अंतिम यात्रा में पिता के साथ वो भी रहा, जब चिता पर लिटाए गए पिता वो भी गया लेट। आग की लपटों में पिता ही नहीं वो भी चिटका, लाल पीली नीली बैगनी सुनहरी धूसर अनगिनत रोशनियों में जाते जाते एक बार फिर
हुए पिता रंगीन, जाते जाते एक बार फिर पिता हुए रंगीन। पिता तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, पिता तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मरने से पहले यदि भर गया ये जख्म। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी कविता, बहुत मार्मिक और तरह तरह के रंग थे आपकी कविताओं में। देर से आपने शुरुआत की, लेकिन पूरी संश्लिष्ट के जो आपका अनुभव था वो आपकी कविताओं में उतरा 42 साल की उम्र के बाद। और लेकिन ये गैप जो बीच बीच में कर रहे हैं, और ये जरा हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं पाठकों के साथ। आप लिखते रहिए लगातार। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका आदरणीय जी, दिनेश अत्री जी। आपने अब मंच मैं दिया है, शुक्रिया इसके लिए। अब मैं आदरणीय विनोद दास जी को, जो कि कवि आलोचक एवं कला समीक्षक हैं, वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। आप कवियों के बारे में तो कहेंगे ही, इसके अलावा अपने अनुभव के आधार पर समकालीन कविता पर भी कुछ कहेंगे, जो भी आप उचित समझते हो। आपके कविता संग्रह हैं खिलाफ हवा से गुजरते हुए, वर्णमाला से बाहर, कुजात, और उपन्यास है सुखी घर सोसाइटी, जो कि अभी मेरा ख्याल है पिछले ही साल आया है। कहानी संग्रह भी आपका है बीच धार में। कुछ और किताबें भी आपकी हैं, भारतीय सिनेमा का अंतःकरण, कविता का वैभव, सृजन का आलोक, बतरस, साक्षरता और समाज, और कैमरा मेरी तीसरी आंख। ये कैमरा मेरी तीसरी आंख मेरा ख्याल है एक सिनेमेटोग्राफर राधु कुछ नाम था उनका, राधु कर्माकर, उनके ऊपर आपने जी, लिखा जी। है। आपने पत्रिका का संपादन भी किया है। पत्रिका मेरा ख्याल है वागर थी सर, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। आपने संपादन जो किया, अंतर्दृष्टि का संपादन आपने किया, और पुरस्कार भी आपको मिले हैं, जिसमें श्रीकांत वर्मा सम्मान प्रमुख है। तो स्वागत है विनोद दास जी, आप प्रारंभ करें अपना वक्तव्य। सबसे पहले तो मैं जो मुंबई कविता का ये जो आयोजन है उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि बहुत बढ़िया आयोजन है ये। और ये जो स्वप्न जी, स्वप्ननाग और दिनेश अत्री जी की कविता का पाठ जो हुआ है, यदि ये पाठ मैं नहीं सुनता तो निश्चित रूप से मैं कुछ वंचित रहता, मैं कुछ खो देता। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है जो इस मंच ने हमको उपलब्ध कराई कविता सुनने के लिए। मैं आप दोनों कवियों को हृदय से, मन से, पूरे मन से बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छी कविताएं, इतनी अच्छी कविताएं मैं आपसे सच बताऊं मैंने अनुमान नहीं किया था। बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। प्रशांत जी का शुक्रिया भी करिए। नहीं, इसीलिए तो कहा कि प्रेम इन्होंने जो काम किया मैं उससे वंचित रहता यदि आपकी कविताएं नहीं सुनता। तो ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल स्वप्ननाग जी कलकत्ते से हैं और कलकत्ते की हवा में मैं 7 साल रहा हूँ। 7 साल रहा। अभी जो पत्रिकाओं के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पत्रिकाओं का पूरा एक मेला लगता है नंदन में, और वहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल के लोग और उनकी पत्रिकाएं आती हैं, हजारों की तादाद में, और बड़े से बड़े लेखक वहाँ पहुँचता है। यहाँ की मैंने तो वहाँ मुख्यमंत्रियों को घूमते हुए देखा है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, और ये लोग वहाँ पत्रिकाएं देखते हुए मैंने उनको ऐसे घूमते थे जैसे कि हम लोग घूम रहे हैं। तो ये दृश्य वहाँ रहा है। और वहाँ की बांग्ला कविता भी हमने सुनी है और उसको काफी सराहा है। लेकिन आज जो स्वप्ननाग जी ने कविताएं पढ़ी है वो एकदम अलग है, भिन्न है। इधर कुछ अरसे से बांग्ला कविता में पॉलिटिकल आवाज, राजनैतिक आवाज की कमी महसूस हो रही थी।
लेकिन स्वप्ननाथ की कविता पूरी तरह से राजनीतिक कविता है। वो चलती स्मृति से है। उन्होंने शुरुआत किया स्मृति से, स्मृति और समय के लेकर, और दिनेश अत्री जी ने समाप्त किया स्मृति की अंत कि पिता क्या आप होने। तो शुरुआत और अंत दोनों ही इस आयोजन के शुरुआत में स्मृति रही, स्मृति से बात हुई। स्वप्न जी ने ईश्वर को चुनौती दी, बताया कि ईश्वर भी हमसे जुड़ा हुआ है, हम पर निर्भर है। ये एक बड़ी बात कि आप समझें कि ईश्वर, हमारे बिना ईश्वर की क्या औचित्य। हम ही सब ईश्वर को पूजेंगे, और ईश्वर के बहाने आज जो जिस तरह की माहौल पूरे देश में बना हुआ है या विश्व में कहिए, वो बड़ा ही खतरनाक है। उसका प्रतिकार करती हैं स्वप्ननाथ जी की कविताएं। आजकल ईश्वर के नाम पर इतनी हिंसा और इतना वैमनस्य और इतनी दूरियां हैं, उसको घटा देते हैं। ये कविता थोड़ा इंटरप्रेट करूंगा सर कि सत्ता का प्रतिरोध तो था ही, एक कविता तो ईश्वर के ही प्रतिरोध में थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर को चुनौती देते हैं कि आप मेरे बिना नहीं है, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है यदि मैं नहीं रहूंगा। एक दूसरी बात उन्होंने जो कही बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस कविता को सुनकर मुझे रघुवीर सहाय की याद आई। उन्होंने कहा कि जो कहना सीधे कहिए, इधर उधर मत करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये धूप आई है तो कहिए धूप है, जब बारिश हो रही है तो कहिए बारिश है। ये स्वप्ननाथ जी कह रहे हैं। रघुवीर जी कह रहे थे आप ऐसी बात कहिए जिसमें दो अर्थ न हो, एक अर्थ। ये रघुवीर जी की पूरी, वो कहते थे हमको सिमलीज की नहीं जरूरत है, हमें रूप ये बिंबों की जरूरत नहीं है, सीधी बात कहिए कविता में जो कहना है। तो स्वप्ननाथ जी की कविता में एक तरह का जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जिसमें कोई धुंध न हो, साफ गोई हो, एकदम साफ साफ कहा जाए कि ये गलत है या सही है। इन्होंने एक उसमें एक उदाहरण भी दिया न्याय का, जिसके आंख पर पट्टी बंधी हुई है। हालांकि नए न्यायाधीश ने पट्टी हटवा दी है, और अब वो कह रहे हैं कि नया उसका एक बनेगा प्रतीक, जिसमें न्याय की मूर्ति पर पट्टी नहीं रहेगी। एनीवे, लेकिन ये कविताएं बहुत छूती हैं, बहुत प्रहार करती हैं, एक अच्छे समाज के निर्माण के बारे में बताती हैं। वो कहती है, निर्माण पर भी एक कविता है उनकी। स्वप्न जी ने कहा एक निर्माण कि हम निर्माण नहीं करते, ध्वंस करना जानते हैं। तो ये समाज के निर्माण की कविताएं हैं, दिनेश अत्री जी की, स्वप्न जी की। तो ये एक बहुत अच्छा, एक अच्छी दोपहर है जिसमें हम कविता, इतनी अच्छी कविताएं सुन रहे थे अभी दिनेश अत्री जी ने जो कविताएं पाठ किया, बहुत संवेदनशील, बहुत सारे उसके लेयर्स, बहुत सारे उसके स्तर, उसमें बहुत स्तर हैं, उसमें संवेदनाओं के बहुत पहलू हैं। मुझे देर से इन्होंने कविता लिखी, ये तो वाकई जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि उससे तो कविता का ही क्षति हुई, पाठकों की ही क्षति हुई, और इनको लगातार नियमित रूप से लिखते रहना चाहिए। और क्या कहूँ, इसके अलावा इतनी प्रशंसा मुझे सच बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के संग्रह भी पढ़ूंगा मैं, मिलेंगे और उनको मंगाऊंगा और रखूंगा भी। तो आपका पता मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने दोनों संग्रह भेज दूंगा आपके पास। जरूर आप दोनों के पता मैं भेज दूंगा, ये संपर्क रहेगा तो। जी। और जो इधर जो कविताओं के बारे में, हिंदी कविता में आप सभी लोग, चूंकि एक ऐसे समय में हम लोगों का एक ही समय है, तो शायद इस तरह राजनीतिक एक समझ या काव्य विवेक, एक अलग तरह का काव्य विवेक हमारा है।
हमारा जो कविता का विवेक है वो एक सामाजिकता से जुड़ा है। हम एक परिवर्तनशील समाज चाहते हैं, हम एक स्थिर समाज नहीं चाहते। हम चाहते हैं समाज बदले, अच्छी की तरफ बदले, बुरी की तरफ नहीं। अभी एक अच्छी बात यह है कि आप हम लोगों के समय के हैं और उस धारा को छोड़ा नहीं है। आप दोनों पॉलिटिकली बहुत साउंड हैं। एक सच्ची राजनीति, एक जन राजनीति, जो जनता की राजनीति है, उसके पक्ष में राजनीति है, उसके आप पक्षधर हैं और उसकी बात जोर से एक जैसे कविता चीख थी, आप शायद दिनेश जी की थी चीख कविता, चीख, हाँ, तो वो चीख एक मनुष्यता, जो अमानवीयता की चीख है, जो अमानवीय चीजें हैं उसके विरुद्ध में जो मनुष्यता की चीख है वो आप सबकी कविता में है। ये एक हमारी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात। जहां तक हिंदी कविता की बात है, मैं उस पर 2-4 वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि काफी समय भी हो गया है। हिंदी कविता इधर जो युवा कविता है उसमें एक चीज देखने में आती है कि जैसा प्रशांत जी ने कहा कि बहुत सारे फेसबुक में या बहुत सारे सोशल मीडिया में कविताओं के मंच हैं, तो उसमें एक आज़ादी है, स्वतंत्र है, आप जो चाहे लिखें और आपको कोई टोकता नहीं है, न छपने की बाध्यता है और तुरंत 1 मिनट में आप कहीं भी कहाँ पहुंच जाते हैं, विश्व के किसी कोने में पहुंच जाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, एक कविता का लोकतांत्रिकरण है। लेकिन इसकी एक सीमा भी ये हुई है कि युवा कविता में एक जिसे बोलते हैं कि ठहराव है, उसमें नवीनता नहीं है और उसमें कोई संपादन नहीं है। पहले आप रचनाएं भेजते हैं तो संपादक आपको भेजते हैं, वापस करते हैं, तो फिर आप संशोधित करते हैं, तो उस प्रक्रिया में आपके सीखने और लर्निंग की एक प्रक्रिया होती है, वो युवा कविता में कम दिखती है। और उसमें राजनीतिक कविता भी कम दिखती है, उसमें अधिकतर आपको प्रेम कविताएं या संबंधों की कविताएं ज्यादा दिखती हैं। उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, वो भी कविताएं बहुत जरूरी हैं, वो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हमारा आज समाज बन रहा है, जिस तरह की पिछले 2 दशकों में हमारे देश में, और देश में नहीं विश्व में दक्षिणपंथी ताकतें बढ़ रही हैं पूरे विश्व में, उसका प्रतिकार करने के लिए एक जो मीडिया है वो उसने अपने हाथ छोड़ दिए। ऐसे में सिर्फ कविता ही है जो आपको आगे ले जा सकती है, लेकिन युवा कविता उसका साथ नहीं दे रही है। वो अपनी आत्ममुग्धता में है, वो अपनी परंपरा से कुछ नहीं ग्रहण करती। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी कविता के अलावा दूसरे की कविता सुनती नहीं है, पढ़ती भी नहीं है। वो सिर्फ चाहती है कि उसकी कविता पर बातचीत हो, वो दूसरे की कविता पर बातचीत हो उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। वो चाहती है कि उसको आप बता दें कि वो हिंदी के मुक्तबोध हैं या बाबा नागार्जुन है, लेकिन वो दूसरों की कविता का पाठ नहीं करेंगे। एक तरह से परंपरा, हिंदी कविता की परंपरा से उनका संपर्क टूटा हुआ है। या टूटा ना भी हो तो अधकचरा है, अधकचरा ना भी हो तो समझ लीजिए कि उसमें काव्य विवेक कम है और वो उस विवेक के अपने काव्य विवेक को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो काव्य विवेक को बनाने के लिए जिस तरह का एक कहिए एक नियंत्रण चाहिए, वो उसकी कमी आज की हिंदी कविता में दिखती है। संयोग ये है कि आप लोग उससे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कविताएं आपने आज पढ़ी, आप में काव्य विवेक है और इस काव्य विवेक का इसी तरह हमें दूसरी कविताओं को सुनना है, सुनने से हमको सीखना है। हम जब सुनेंगे, पढ़ेंगे तो सीखेंगे और हमारा काव्य विवेक पुष्ट होगा और हम अपने
विचारों को और साफ ढंग से और स्पष्ट ढंग से और प्रबल ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। मुझे लगता है कि युवा कवियों को अपनी परंपरा से देखने की जरूरत है और अपने को लगातार मांझने की, लगातार सीखने की एक जरूरत है और ये परंपरा से जुड़ने से ही हो पाएगा। खूब पढ़ें, खूब लिखें और खूब संवाद करें। और कविता मंच जो मुंबई कविता है, इसने एक ऐसा मंच दिया है और पता नहीं शायद इसकी पर इन्होंने शायद हमको इसीलिए रखा होगा कि एक व्यक्ति को हर बार रखते हैं कि ये लोग कुछ ऐसी बात कहें जिससे कि एक संवाद बने। तो पता नहीं मैं संवाद बना पाया या नहीं बना पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी और इस प्रक्रिया को आप जारी रखें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार विनोद जी। संवाद तो बहुत सफल रहा। आप संवाद के बारे में कह रहे थे, हो पाया नहीं, बहुत ही सशक्त और सार्थक संवाद ये रहा जो आपने आज के युवा कवियों को लेकर या युवा कविता पर जो आपने कमेंट किया। उसको आगे बढ़ाते हुए एक बात मेरे ध्यान में आ रही है कि हिंदी कविता परंपरा में इस्लाह की कोई परंपरा नहीं, जैसा उर्दू साहित्य में होता है। शागिर्द और उस्ताद वाला मामला होता है, मेरा ख्याल अभी भी चलता होगा। मुझे आज क्या है पता नहीं, मुझे लगता है कि उर्दू शायरी में अभी भी इस्लाह की परंपरा है और जैसे आध्यात्म में या संगीत में गुरु के बिना होता नहीं, वैसा उर्दू शायरी में है। लेकिन हिंदी में बहुत कम, या जहां भी होता है संयोग से होता होगा। कोई हिंदी कभी गुरु ढूंढने नहीं निकलता होगा जहां तक मुझे, लेकिन ठीक है, कोई परिचित है उनसे सलाह मशवरा जी। सभी अपने को गुरु मानते हैं, कोशिश बनाना चाहते हैं। ये एक रोचक बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चाहते हैं आप शिष्य बन जाएं। जी जी। अच्छा, वो चाहेंगे कि नागार्जुन उनसे सीखें और उनके शिष्य बने। और अच्छा, तो सलाह देने का बुरा भी मान जाने की परंपरा है आजकल। वो आपको तुरंत ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल। यदि आपने उनकी कविता पर मीटिंग है, वाक्य कुछ लिख दिया, ये हुबनाथ जी जाइए, मीटिंग में जाइए सर प्लीज। जी हुबनाथ जी मीटिंग में, कोई मीटिंग थी वो चले गए। ओके। नहीं सर, मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा, आपने किसी और को बताया, मुझे लगा हमसे आप इजाजत ले रहे। नहीं, मैं हूँ। बढ़िया बढ़िया। मेरा इतना ही कहना था कि लगातार हम यहाँ पर, यदि आपने आपकी कविता पर आपने कुछ लिखा और कुछ ऐसा सुझाव दे दिया, किसी शब्द के बारे में बोल दिया, तो अगले दिन आपको ब्लॉक कर देंगे। नहीं बिल्कुल। ये होता है। तो कहेंगे ये आदमी बेकार है और अपना ज्ञान देता है, तो इसको ब्लॉक करो। और तो वहाँ जी, तो ये एक परंपरा है, इससे मुक्त होने की जरूरत है। बिल्कुल। संवाद तो ये होगा कि आलोचना हो, और बड़े से बड़ी रचनाकारों की आलोचना होती है, और यही परंपरा है। जो साहित्य की असली परंपरा यही है कि हम आलोचना कर सकें। जब आलोचना नहीं कर सकेंगे तो फिर आप सत्ता की भी आलोचना, जब आप अपनी कविता की आलोचना नहीं कर सकेंगे, सत्ता की आलोचना कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो इसलिए अपनी कविताओं की आलोचना सुनने का भी धैर्य होना चाहिए और करने का भी साहस होना चाहिए, ये दोनों चीजें। बिल्कुल। और इसी मानसिकता की वजह से आलोचना की विधा है वो समाप्त प्राय हो रही है। आलोचना के नाम पर प्रशस्ति स्तुति गान ही हो गया है, इसी वजह से है शायद। नहीं, मैंने तो इसीलिए मैं काफी लिखता था पहले, फिर छोड़ दिया मैं, क्योंकि शत्रु बहुत बनने लगे थे। और एकदम सही बता रहा हूँ आपसे, और कई लोग इतने शत्रु हो गए थे कि व्यक्तिगत शत्रुता तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि आलोचना मत लिखिए आप। तो मैंने लिखना छोड़ दिया, आलोचना मैं नहीं लिखता, अब नहीं लिखता। फिल्मों की आलोचना करता हूँ और सामाजिक आलोचना करता हूँ। फिल्म वाले मुद्दा नहीं बनाते हैं जी। हाँ, जी। तो अच्छी सुबह रही। मैं
आभार व्यक्त करता हूं आज के दोनों कवियों के प्रति। आदरणीय स्वपन नाग जी हैं, आदरणीय दिनेश अत्री जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आदरणीय विनोद दास जी, आपका वक्तव्य भी बहुत समृद्ध करने वाला रहा, बहुत आभार आपका। भूपनाथ पांडे जी भी संयोग से उपस्थित थे, लेकिन वो तो मेजबान हैं, फिर भी मैं आभार व्यक्त कर देता हूं, हमारे साथ ही हैं। और आज का दोनों को कार्यक्रम भी, आप दोनों तीनों को जी जी जो इस आयोजक हैं कि आपने इसको जारी रखा है और इसको जी। जारी रखें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी शुभकामनाएं।